हेलो स्टूडेंट्स, आहा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का कुछ पढ़ाई मैथ्स बनाएंगे। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो वेस्ट बंगाल माध्यमिक के सिलेबस में नया है, तो इसके बारे में हम लोग को एकदम शुरुआत से बेसिक चीज़ से शुरुआत करना होगा। पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एकदम अगर हम लोग शुरू से ही अच्छे से समझ में आ जाए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आगे के सवाल बनाने बहुत ही आसान है। ये तुलनात्मक रूप से दूसरे चैप्टरों के तुलना में बहुत ही आसान सवाल है और बहुत जल्दी बच्चे लोग इसको सीख लेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो काम आएगा और आप लोग इसको पसंद भी करेंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इस चैप्टर के सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5x, तो 5x का मतलब है कोई चीज़ का 5 गुना। तो यहाँ पे 5 और x में 5 को कांस्टेंट बोला जाता है और x को वेरिएबल। x हिंदी में इसको चल राशि और कांस्टेंट माने ध्रुवक। एक और वेरिएबल्स के तरफ देखते हैं हम लोग, 2x क्यूब। 2x क्यूब में 2 थेरा कांस्टेंट, x वेरिएबल, और इसके x के ऊपर जो ये है इसको हम लोग एक्सपोनेंट या पावर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको घात बोलते हैं। तो इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसका कुछ अलग अलग माने हम लोग को समझना पड़ता है। तो जो भी चीज़ होगा उसको आप लोग ख्याल करिएगा, जो नंबर होगा उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और जो एक्स वाई जेड होता है टर्म्स उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स, जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब समझने। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 3x²y, इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना है। एक टर्म दूसरे टर्म से अगर प्लस या माइनस से अलग हो तभी वो अलग होता है, नहीं तो ये सब एक साथ है। तो इसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म होता है। यहाँ x और y दो है, लेकिन चूंकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसीलिए इसको एक ही माना जाता है, इसलिए ये मोनोमियल। दूसरे उदाहरण में देखिए, यहाँ बीच में प्लस आ गया। प्लस होने के चलते ये और ये दो अलग अलग टर्म्स बन गए। यहाँ कुछ नहीं था तो एक टर्म था, लेकिन यहाँ बीच में प्लस आ गया, जिसके चलते दो अलग अलग टर्म हो गए और इसीलिए इसको बाइनोमियल कहा गया है। इसी तरह एक चिन्ह और दिख रहा है, प्लस और माइनस, यहाँ 3 हो गए और इन्हीं सबको हम लोग पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। पॉलिनोमियल्स माने बहुपद, अर्थात एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ बहुत सारे पदों को प्लस या माइनस से अलग किया गया है। तो इन पॉलिनोमियल्स ईच टर्म हैज इट्स कोएफिशिएंट। प्रत्येक पद का अपना एक सहग होता है। कोएफिशिएंट माने सहग। जैसे एक एक्सप्रेशन देखिए 3 + x² - y। इस एक्सप्रेशन में x² है, y है और 3 में लेकिन कोई टर्म नहीं है, तो मैंने 3 के बगल में x⁻0 लिखा। x⁻0 के जगह y⁻0 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई पद नहीं होने के कारण उसको हम लोग पावर 0 लिखे हैं। तो पहला जो कोएफिशिएंट हम लोग निकाल रहे हैं वो x⁻0 का निकाल रहे हैं, जो कि 3 है। दूसरे कोएफिशिएंट x2, उसका बगल में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है और कोई नहीं नंबर लिखा रहता है तो हम लोग उसको 1 मानते हैं, तो उसका कोएफिशिएंट हुआ 1। तीसरा कोएफिशिएंट देखिए y का निकाल रहे हैं, जिसके बगल में क्या लिखा हुआ है -1, तो इसलिए कोएफिशिएंट बना y का -1। इस तरह अगर एक और उदाहरण देख लें, एक और उदाहरण अगर हम लोग देखें, जैसे लिखा हुआ है 2x² + 3xy। तो पहला x² है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा जो उसके बगल में लिखा है, अर्थात 2, और दूसरा xy है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 3। इस तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब सीखेंगे। यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग px से संबोधित किए हैं। यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग gx से संबोधित किए हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है px + gx, मतलब px और gx को प्लस करो। तो px में ये वाला वैल्यू बैठा दीजिए और gx में ये वाला वैल्यू बैठा दीजिए और दोनों को प्लस करिए। प्लस करने पर ये इस तरह से लिखा गया। सारे अनलाइक टर्म्स है, सिर्फ 2 और 1 मैच कर रहा है, जिसके कारण से 2 और 1 को जोड़ के यहाँ 3 लिखे हैं। बाकी x4, x2 और x सारे अलग अलग अनलाइक टर्म्स होने के कारण इनको ऐसे ही उतार दिया गया है।
ठीक इसी तरह यहाँ पे पी एक्स इंटू जी एक्स है, पी एक्स और जी एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई करना है, अर्थात दोनों को हमें गुना करना है। यहाँ दोनों का वैल्यू बैठा देने के बाद यहाँ गुना का चिन्ह है। अब इनको गुना करने पर इस तरीके से आया x4 इंटू एक्स x5, x4 इंटू 1 x4, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 2। गुना करने के बाद देखा गया सारे अनलाइक टर्म्स है और इसीलिए यही आपका आंसर हो जाता है। अब हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, वो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो इस तरीके से, उसमें सारे टर्म्स का अपना अपना पावर को हमें देख लेना पड़ता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मैक्सिमम पावर इन द एक्सप्रेशन, अर्थात जो भी लिखा गया है उसमें सर्वाधिक घात को ही हम लोग डिग्री मानते हैं। इस उदाहरण में देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 2x स्क्वायर में x का पावर 2 है, 7x में x का पावर 1 है और यहाँ x ना रहने का मतलब x टू द पावर 0, तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो पावर सबसे अधिक किसका है? 2 का ही है और इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग 2 माना जाते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। इस तरह कोई भी उदाहरण अगर दिया रहेगा तो आपको देखना होगा कि दिए गए क्वेश्चन में किसका पावर अधिक है, जिसका पावर अधिक होगा वही पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग मानते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर जो इसका क्वेश्चन हम लोग का आता है, वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब दिया गया क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन आपके सामने है उसका जीरो कैसे निकालें। इसमें 2 तरह का क्वेश्चंस आता है, या तो वो लोग जीरो निकालने के लिए देते हैं या फिर आपको जीरो, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है और इसका जीरो आपको पहले से ही दे दिया गया है 1। तो अगर ये 1 इसका जीरो है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको कभी कभी वेरीफाई करने के लिए कभी कभी कहता है। अर्थात 2 तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको जीरो निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको जीरो दे दिया गया है, सिर्फ आपको ये प्रमाण करना है कि ये इसका जीरो है या नहीं। अब सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे? सवाल को बनाने का तरीका है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप जीरो के साथ तुलना करिए। जीरो के साथ तुलना करिएगा तो इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए, +16 इधर आया -16, फिर 2 से काटिएगा तो x का वैल्यू -8 आ गया। अर्थात x का वैल्यू अगर -8 होता है तो आपका दिया गया एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। इसीलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो -8 कहा जाएगा। तो हम लोग एक बार फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसको आप जीरो के साथ तुलना करिए, करके इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए। +16 को इधर भेजे हैं -16, फिर 2 से काटने पर -8 आया, अर्थात x का वैल्यू कितना निकला? -8 निकला। और x का वैल्यू -8 होने पर आपका दिया गया क्वेश्चन जीरो हो जाएगा और इसीलिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? -8। इस क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी 1 दे दिया गया है, हमें प्रमाण करना है कि ये 1 इसका ज़ीरो है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए px के बदले p1 लिखे हैं, अर्थात x के बदले 1 जो आपका ज़ीरो दिया गया है उसी को बैठाइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका जीरो दिया गया है उसको आप x के बदले वैल्यू पुट करिए। x के बदले 1 लिखे हैं इसलिए p1, x के बदले ये 1 हो गया, -1, 1 - 1 क्या हुआ? 0 हुआ, जिससे पता चल रहा है कि अगर हम 1 बैठा रहे हैं इक्वेशन में तो इक्वेशन में 1 बैठाने से आंसर निकल रहा है 0। और यही कारण है कि जो आपका ज़ीरो दिया गया है वो सही दिया गया है और ये वेरीफाइड हो जाता है। अगर 1 के जगह कोई और नंबर बैठाते और वो 0 नहीं निकलता तब हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इट इज़ नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से वेरिफिकेशन और फाइंडिंग द जीरो दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग को क्या करना होगा ना, पॉलिनोमियल एक तो आपको दिया गया है और उस पॉलिनोमियल में हम लोग पॉलिनोमियल का बात कर रहे थे। पॉलिनोमियल ये जो दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू आपको पुट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं -1 आपको पुट करने के लिए कहा गया है, तो -1 पुट करने का मतलब जहाँ जहाँ x है उसके बदले -1 आप पुट कर दीजिएगा। ख्याल करिए 2x³ लिखा हुआ है, हमने नेक्स्ट लाइन में 2x के बदले -1 जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कर दिए हैं। x² के बदले -1 का स्क्वायर लिख दिए हैं, x के बदले -1 लिख दिए हैं और ये 4 को उतारे हैं।
अब इसके बाद सॉल्व करना काम है, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और बाकी सबको इसी तरह उतार दिए हैं। और फिर सॉल्व करने से आप देखिए 2 × -1 -2, 1 प्लस यहाँ प्लस माइनस -1 हो गया, और 4 प्लस माइनस कट गया, 4 में से 2 माइनस होने से आपका आंसर 2 निकल गया। अर्थात फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा और जो वैल्यू आपको पुट करने के लिए कहा जाएगा, उस वैल्यू को उस x के बदले पुट कर दीजिएगा और सिंपली सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपका पॉलिनोमियल का ये वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग आए हैं इस चैप्टर का दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में से पहला, रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ मैं बता दूं, अभी तक जो भी सम्स हम लोग किए हैं बुक का 7.1 और 7.2 में आप लोग को इस तरह का सम्स मिलेंगे, और 7.3 से आपका रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट होता है, और 7.4 में आपको फैक्टर थ्योरम के सम्स मिलेंगे। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम तक ही करें। रिमाइंडर थ्योरम में आप लोग को करना क्या रहता है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है जो हमने अभी आप लोग को बताया कि पुटिंग द वैल्यू, वही चीज़ को आपको यहाँ पर करना है। सिर्फ यहाँ अलग बात ये है कि यहाँ देखिए एक पॉलिनोमियल दिया गया है और कहा गया है कि उसको हम लोग डिवाइड किए हैं इससे x-1 से। तो जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं मतलब डिवाइज़र, उस डिवाइज़र को पहले आपको उसका ज़ीरो निकाल लेना होगा। अर्थात x-1 = 0, और x-1 अगर 0 है, -1 को उधर भेजने से x = 1। ये वैल्यू आपको हर बार निकाल लेना होगा। वैल्यू आपको दिया नहीं जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू आपको नहीं दिया जाएगा। जो चीज़ से डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा उसको आप 0 के साथ कंपेयर करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, और ये जो x का वैल्यू होगा इसी वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल में पुट करना होगा। पॉलिनोमियल में जैसे ही आप 1 को पुट कर रहे हैं, देखिए आप जैसे वहाँ पिछले सवाल में किए थे, x² 1 का स्क्वायर, x के बदले 1 और 3, सॉल्व करते हुए 6 निकला। अर्थात इससे अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। यही पॉलिनोमियल का सॉल्व करने का तरीका है, इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। अब इसका हम लोग सवाल में कुछ प्रयोग देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ये बुक से लिया गया, गवर्नमेंट बुक का जो क्वेश्चन है उसी से लिए हैं। यहाँ पॉलिनोमियल ये है और इसको डिवाइड करना है 2x + 1 से। चूंकि डिवाइड करना है 2x + 1 से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको उसको 0 के साथ कंपेयर करिएगा। +1 इधर आया -1, 2 इधर आया -½ मतलब x का वैल्यू क्या निकला, -½ अब यही वैल्यू आपको पॉलिनोमियल में पुट करना है। x के बदले मैंने -½ लिखा, और ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले सवाल में किया, x के बदले इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए x³ है -½ का क्यूब, x² है -½ का स्क्वायर, x है -½ -1। अब इसको सॉल्व करिए, -½ का क्यूब -1/8, -½ का स्क्वायर 1/4, ये ऐसे ही दोनों उतर गए। फिर मल्टीप्लाई किए 4 × 1 -4/8, 4 × 1 4/4, ये ऐसे उतर गया। फिर कैंसिल आउट करके हम लोग सॉल्व किए तो आंसर क्या निकला, 0। तो 0 निकलने का मतलब है रिमाइंडर बचा ही नहीं, और जब रिमाइंडर नहीं बचता है तब हम लोग जिससे डिवाइड किए हैं इसको हम लोग फैक्टर बोल सकते हैं। रिमाइंडर अगर 0 निकलता है तब उसको हम लोग फैक्टर बोल सकते हैं, और यही कारण है हमने ये लास्ट लाइन आंसर में लिखा कि 2x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। मतलब अगर रिमाइंडर 0 निकलता है तो जो आप डिवाइड किए हो, जिससे डिवाइड किए हो, वो फैक्टर बन जाता है पॉलिनोमियल का। ये एक सवाल गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसको इससे डिवाइड करना है, ये दूसरा एक पॉलिनोमियल है जिसको इससे डिवाइड करना गया है। और क्वेश्चन में कहा है कि इसका पहला जो डिवीजन होगा उसका जो रिमाइंडर बचेगा उसको R1 कहा जाएगा, दूसरे का जो डिवीजन होगा उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो R2 कहा जाएगा। उसी के मुताबिक हम लोग पहले देखिए x + 1 है, x + 1 = 0, तब x का वैल्यू -1 आता है। इसको हम लोग इस पॉलिनोमियल में x के बदले पुट करते हैं, और पुट करने पर यहाँ देखिए -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, p × -1, सॉल्व करते हुए यहाँ निकला p - 6। आप लोग ध्यान से देखिए, और ये सॉल्व करने से आंसर क्या निकला, p - 6 जो आपका रिमाइंडर है, और उसी को हम लोग क्या बोले हैं, R1। ठीक इसी तरह gx जो दूसरा इक्वेशन था, दूसरा पॉलिनोमियल था, उसको x - 2 से डिवाइड करना था। x - 2 माने x = 2,
यहाँ पुट कर दिए, और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने से 4p माइनस 10 आता है। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4p, 12 टू जा 24 और ये 6 सॉल्व करके आया 4p माइनस 10, जिसको हम लोग R2 इंडिकेट किए हैं। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में आप लोग देखोगे दिया हुआ था, तो इसमें सिर्फ हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं R1 का वैल्यू पुट कर दिए हैं, R2 का वैल्यू अभी निकला है पुट कर दिए हैं, और नॉर्मल इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। 2p माइनस 12, 4p माइनस 10, 2p और 4p 6p, माइनस 12 और माइनस 10 माइनस 22, माइनस 22 को इधर भेजिए प्लस 22, प्लस करने पे 28 और 6 से डिवाइड किए तो 14/3, अर्थात p का आंसर 14/3। इस तरह का क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे जहां रिमाइंडर को कुछ इंडिकेट करके फिर उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको प्रूफ ये करना है fa प्लस एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। यहाँ 3 चीज़ निकालना है, fa निकालना है, fb निकालना है और fa प्लस बी निकालना है। ठीक इसी तरह हम लोग इसको वैल्यू पुट किए हैं। पहले fa लिखे हैं। fa लिखने का मतलब जहाँ जहाँ x है उसके बदले a लिखना है। यहाँ देखिए x लिखा हुआ है, मैंने a पुट कर दिया, बाकी जैसा था वैसे उतर गया। यहाँ x लिखा हुआ है, मैंने a पुट कर दिया, बाकी जो जैसा है उसको मैंने वैसे ही उतार दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस ab, नीचे जैसा था। यहाँ दोनों a हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 हो गया, और b से 0 मल्टीप्लाई करने से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अर्थात ये जो आपका मल्टीप्लाई आया वही आपका इस पार्ट का आंसर है। ठीक इसी तरह fb हम लोग दूसरा निकाल रहे हैं। यहाँ हमें पॉलिनोमियल में x के बदले b पुट करना है। ये x है, 2 जगह x है, दोनों जगह पर हम लोग b पुट कर दिए हैं। यहाँ b पुट करने से b कैंसिल आउट हो गया, जिसके कारण से ये 0 और ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ b बैठाने से b से b स्क्वायर, b से a b, और यही आपका आंसर हो जाता है सेकेंड पार्ट का। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, एफ ए प्लस बी। एफ ए प्लस बी में a प्लस बी आपको पुट करना है x के बदले। तो यहाँ पहले में x है और यहाँ पहले में x है, दोनों जगह पे देखिए a प्लस बी हमने पुट किया। a प्लस बी पुट करने से यहाँ b कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ a प्लस बी पुट करने से a कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ क्या बचा, a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, b इंटू बी स्क्वायर। अब ख्याल करिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एलसीएम करना है हम लोग को। एलसीएम करने के पहले यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी लिखा है, यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है b माइनस ए, उल्टा लिखा हुआ है। तो साइक्लिक ऑर्डर में जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे बाहर का साइन चेंज हो जाता है, और यही कारण है, देखिए मैंने ये प्लस को क्या कर दिया माइनस, और b माइनस ए पलट के हो गया a माइनस बी। अब दोनों के नीचे में एक ही चीज़ है, तो ऊपर वाले एलसीएम में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, हम लोग फॉर्मूला पुट कर दिए हैं, कैंसिल आउट होने से a प्लस बी आंसर निकला। अर्थात एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, दूसरा और तीसरा आंसर ये है। अब इन तीनों को हमें इसमें पुट करके प्रूफ दिखाना है कि ये सचमुच प्रूफ हो रहा है कि नहीं। एलएचएस में क्वेश्चन में बताया गया था एफ ए प्लस एफ बी, और एफ ए और एफ ई का हम लोग अलग अलग वैल्यू निकाले थे, वही वैल्यू यहाँ पुट किए हैं। फिर से यहाँ देखिए वही समस्या, b माइनस ए का नीचे डिनोमिनेटर में ख्याल करिए, b माइनस ए को साइक्लिक ऑर्डर के नियम से इसको उल्टा कर दिए और बाहर का साइन को पलट दिए। a माइनस बी अब दोनों ओर हो गया, ऊपर वाले को उतार दिए, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया, फॉर्मूला पुट करने से a माइनस बी कट गया तो a प्लस बी निकल गया। और हम लोग जानते हैं कि RHS में हम लोग RHS में क्या देखे थे ना, RHS में देखे थे एफ ए प्लस बी का वैल्यू a प्लस बी ही था। अर्थात ये जो हमारा LHS का वैल्यू निकला और हमारा RHS का वैल्यू निकला, दोनों एक ही निकला है, और यही कारण है कि LHS इज इक्वल टू RHS। आप उम्मीद है आप लोग को ये सवाल भी समझ में आया। अब हम लोग लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का 7.3 का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत आसान सवाल है। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल में 3 अलग अलग वैल्यूज़ आपको पुट करने हैं। ऑलरेडी देखिए f0 बोला गया है 2, f1 बोला है 1 और f4 बोला है 6। इन तीनों वैल्यूज़ को हमें प्रूव करके इस क्वेश्चन में जो a b c है इनके वैल्यूओं को निकालना है। एक एक करके हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहली बार 0 पुट करेंगे, दूसरी बार 1 पुट करेंगे और आखिर में 4 पुट करेंगे। और इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें a b c का
आंसर मतलब वैल्यू निकालना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले AF0 जब 0 पुट कर रहे हैं तो x के बदले 0 आ जा रहा है। देखिए दो जगह में x है, दोनों जगह 0 लिख दिए हैं। 0 करने पर ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0 पड़ा रहा c। तो c इज इक्वल टू क्या बचा 2, क्योंकि आपको आंसर में बताया गया है कि FO का वैल्यू 2 है। अगर FO का वैल्यू 2 है, F0 का वैल्यू जब हम लोग पुट किए तो देखिए F0 का वैल्यू ऑलरेडी आपको बताया गया है 2, इसीलिए जब इसको सॉल्व कर दिए तो c का रिमाइंडर बचा, तो c इज इक्वल टू 2 अर्थात c का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट है F1, इसका वैल्यू है 1। ख्याल करिएगा जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसी के साथ हमें कंपेयर करना है। जब हमने 1 बैठाया, a इंटू 1 b इंटू 1 प्लस 2, c का वैल्यू 2 ऑलरेडी दिया गया था, मतलब हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे। और उसके बाद a1 b1 मल्टीप्लाई करने से a और b बचा प्लस 2, और उसी के साथ हम लोग 1 को जो क्वेश्चन में दिया गया है कंपेयर किए, 2 को इधर भेजने से 1 माइनस 2 हो जाता है -1। ये आपका एक इक्वेशन गठन हुआ। लास्ट वैल्यू F4 दिया है जिसका वैल्यू 6 है, F4 जब हम यहाँ बैठा रहे हैं तो a और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, 4 का स्क्वायर माने 16, b4 है 4b और 2, 16a 4b, और ये 2 को जब उधर भेज रहे हैं तो 6 माइनस 2 4 हो जा रहा है। इस तरह दूसरा इक्वेशन गठन हुआ है। अब हम लोग दो इक्वेशन पाए हैं, एक है a प्लस बी इक्वल्स टू -1, एक है 16a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में जो एलिमिनेशन मेथड है उस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए हैं और दूसरा इक्वेशन को 1 से। 4 से मल्टीप्लाई करने से 4a 4b और -4, 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही सब चीज़ है। अब इसको हम लोग जब कैंसिल आउट किए हैं तो इसको सॉल्व करने से a का वैल्यू इतना आया, और फिर a का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 जो a प्लस बी -1 है वहाँ a का वैल्यू में इस a का वैल्यू 2/3 को पुट किए हैं, और 2/3 को पुट करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, b का वैल्यू निकल रहा है -5/3। इस तरीके से आप ये c का वैल्यू, ये a का वैल्यू और ये b का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। इस चैप्टर में जो भी सम्स हम लोग समझाए हैं, इस सारे सम्स को हम लोग फ़ोटो करके इसका एक स्टिल फ़ोटो आप लोग को भेज देंगे जो हमारे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, और हमारे जो नए साथियों हैं उन लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए ताकि मैं आप लोग को भी इस तरह का हेल्प कर सकूं और हम लोग का ये वीडियो लाभान्वित हो सके। इस तरीके से हम लोग का ये एक वीडियो जो पार्ट 1 इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि अभी फैक्टर थ्योरम बाकी है, और फैक्टर थ्योरम हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसको 7.4 के जो जितने भी सम्स हैं उसको हम लोग अलग एक वीडियो बनाकर उसको आप लोग के सामने पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे सम्स समझ में आए हैं। इस एक्सरसाइज में सारे सम्स एक वीडियो में बनाना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को बनाए हैं। अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट कुछ और सम्स है किसी और किताब से या किसी जगह से टेस्ट पेपर से, तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में जाकर हमें लिख दीजिएगा या हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, तो हम इसको ज़रूर सॉल्व करके आपको दे देंगे। आप लोग अपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को देखने के लिए कहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग का ये काम सफल हो। और इस लॉकडाउन के समय में जहाँ ऑनलाइन ट्यूशन ही सब कुछ है, तो इस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो सबको इससे लाभान्वित होगा। आज के लिए हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।